अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट स्टोरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे यकीन है कि ये लेक्चर सुनने के बाद कंप्लीटली ये जो हमारा 5-7 मिनट का लेक्चर है, ये सुनने के बाद इस चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े एतमाद के साथ बड़े इजीली जो है आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम देखते हैं। व्हाट वाज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियंस की क्या एक्सपेक्टेशन थी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से। 3 क्वेश्चन है, तीनों का जनरल आंसर है। इन तीनों का आंसर अगर आप ये लिख देते हैं तो आई थिंक इट्स इनफ। The new constitution was no more than a piece of April foolery। जिस तरह 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है, तो ये भी एक पीस ऑफ फूलरी था जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, एंड नथिंग मोर देन दैट। Elaborate. Question number 3. Ustad Mangu is painted as a fool in new constitution. Support or refute the statement। कि उस्ताद मंगू का जो कैरेक्टर है, जो टांगा वाला है, वो क्या था कि he is painted as a fool in the short story। अब इस सेशन में हम देखते हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ब्रिटिशर्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे इंडिया पे रूल कर रहे थे। इंडिया की आज़ादी से पहले जो है गोरास ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और उन्होंने इंडियंस का जीना हराम किया हुआ था। इवन बेसिक राइट्स जो थे इंडियन पीपल के, जो कॉमन पब्लिक थी, वो भी उन्होंने सल्ब किए हुए थे। तो अब इंडियन लोग बहुत तंग आ चुके थे बाय दिस हार्श ट्रीटमेंट एंड एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब वो चाहते थे कि हमारी इनसे जान छूटे और हमें इनसे इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आज़ादी मिले। हम अपने मुल्क को जो है खुद इसको हैंडल करें, खुद इसको रन करें, खुद हमारा अपना रूल हो। अब देखते हैं इसका आंसर। ये तीनों क्वेश्चन का कुल मिला के एक ही आंसर बनता है। इट्स एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट। ये एक्नॉलेज यानी एक्सेप्टेड, तस्लीम शुदा। इट्स एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट दैट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज नो मोर देन अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। कोई शक नहीं है इस बात में कि अप्रैल फूलरी, पीस ऑफ अप्रैल फूलरी था। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। Ustad Mangu, who represents common people, did not know the legal pros and cons, जो उसूली उसमें पेचीदगियां थी। Didn't know pros and cons of Indian Act 1935 या न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीगल इसके पहलू थे, वो उस्ताद मंगू, यानी उस्ताद मंगू का मतलब है कि जो आम आवाम थी, जो पब्लिक थी, वो नहीं जानती थी। बस वो उनके जहन में एक बात आई हुई थी कि 1 अप्रैल को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक नया आइन जो है वो मुतारिफ होने वाला है, वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, उससे हमें आज़ादी मिलने वाली है। बस वो इतना जानते थे। ही एक्सपेक्टेड, ये जहाँ पे ही आता है इट मीन के इंडियंस, कॉमन पीपल, ही एक्सपेक्टेड दैट विद द चेंज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड गेट फ्रीडम। उनको आज़ादी मिल जाएगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी फ्रॉम द स्लेवरी एंड क्रूएल्टी ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश स्लेवरी है, गुलामी है, और उनकी जो जालमाना रवैया है, उससे उनको आज़ादी मिल जाएगी। ये वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कौन? कॉमन पीपल, जिनको ऑल एंड सन्ड्री कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि एक्चुअली इंडियन एक्ट 1935 was the second name of slavery to Britishers। Was the second name of slavery of Britishers। तो ये ब्रिटिशर्स, सॉरी इसमें कोई मिस्टेक है कि एक्चुअली इंडियन एक्ट 1935 was the second name of slavery। बस इसको यहाँ तक या इसको ऐसे कर लें, फॉर इंडियंस। इंडियंस के लिए ये
जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन एक्ट 1935 जो है, जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रोविंसेस होंगे वो अपने आज़ाद होंगे, अपना काम करेंगे और अपने वो रूल्स बनाएंगे, लेकिन उनके ऊपर जो गवर्नर जनरल होगा यानी कि किंग ऑफ ब्रिटिश जो है वो उनको ओवरऑल रूल करेगा। तो फिर उसमें खास तब्दीली आनी थी कि जब आप ऊपर अपना ही बिठा रहे हैं, ब्रिटिश किंग को बिठा रहे हैं, वही रूल करेगा, तो नीचे वालों के पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं है, उनके पास इतने राइट्स ही नहीं है, उनके पास इतना पावर ही नहीं है। एक्चुअली एक्ट 1935 was the second name of slavery. After the 1st April, people didn't get independence, आज़ादी हासिल नहीं की, हैप्पीनेस, खुशी भी उनको नहीं मिली, एंड पीस और मेंटल पीस, स्पिरिचुअल पीस, सोशल पीस, किसी चीज़ का उनको सुकून जो है वो हासिल नहीं हुआ। ऑल द थिंग्स रिमेन सेम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 अप्रैल गुजर जाती है लेकिन चीज़ें जो है वो सेम रहती हैं। स्टिल इंडियंस वर ट्रीटेड बैडली, अभी भी इंडियंस बैडली, बुरी तरह उनको ट्रीट किया जा रहा था, एंड हार्शली, और बड़े सख्त तरीके से। इवन दे वर नॉट गिवन देयर बेसिक राइट्स, उनके जो बुनियादी बेसिक राइट्स हैं वो भी, उनसे भी उनको क्या है, दे वर डिवाइड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, डिवाइड, DEVOID, यानी वो अपने बेसिक राइट्स से भी महरूम थे। तो इस तरह ये क्वेश्चन लिखने का मैंने आपको मेथड समझाया है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, इन तीनों को, ये जो आंसर हमने लिखा है ये इन तीनों को टच करता है। अब एक भी लाइन में हमने स्टोरी नहीं लिखी है कि उस्ताद मंगू ने जो है वो पैसेंजर्स उठाए और वो डिस्कशन कर रहे थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर वो स्टूडेंट्स को जो है वो सुनता है कि वो भी इसी के बारे में, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, फिर वो 2 बैरिस्टर्स को सुनता है कि वो भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने उस चीज़ का जिक्र नहीं किया। हो सकता है आप इसको नीचे जब रिलेट करेंगे तो आप इसका जिक्र भी कर सकते हैं। और ना हमने इस आंसर में हमने ये लिखा है कि उस्ताद मंगू की जो है वो गोरास के साथ फाइट होती है और वो जेल चला जाता है। ठीक, आप रिलेट करके लिख सकते हैं नीचे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमने क्रिटिकली इसका आंसर डेवलप किया है। क्रिटिकली हमारा जो आर्गूमेंट है हमने वो डेवलप किए। इस तरह आपने आंसर जो है वो अटैम्प्ट करना है। और मेरा ख्याल है कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इंटरलिंक्ड हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंडियन एक्ट 1935, तो कॉमन पीपल क्या सोच रहे थे और उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ जो है फुलरी हुई है। अब आते हैं ये जो चैप्टर है द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा प्रीवियस लेक्चर में, इसके मेन पॉइंट्स और इसकी जो शॉर्ट स्टोरी है, इसकी जो समरी है सीक्वेंस वाइज, इसके मेन पॉइंट्स वो आप डिस्क्रिप्शन में 5-6 मिनट की है, वो आप वहाँ से ज़रूर देखना। और इस तरह आगे आप इसको थोड़ा सा डेवलप करके इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट आपका ऐसा होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप दोनों लेक्चर सुनते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो इसके मेन पॉइंट्स हैं और ये, तो मेरा ख्याल नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा बुक में जो है वो बुक से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह आपने क्रिटिकली एनालिसिस करते हुए जो पूछा गया है उसी को आपने रिलेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके नज़दीक हैं, ताकि उसको हम उस पर लेक्चर बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।